26 मार्च 1931 महात्मा गांधी कांग्रेस की मीटिंग के लिए कराची पहुंचते हैं। लेकिन पिछले ही साल जिन लोगों ने गांधी का स्वागत फूलों की मालाओं के साथ किया था, महात्मा जी को खादी के फूलों के हार पहनाती है। इस बार उन्हीं लोगों ने उनका स्वागत पत्थरों के साथ। अक्सर गांधी जी का सम्मान किया जाता था, लेकिन इस बार हर तरफ सिर्फ गांधी मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे थे। अमर रहे भगत सिंह, अमर रहे राजगुरु, अमर रहे सुखदेव, अमर रहे। देश भर में ब्रिटिश हुकूमत और कांग्रेस के खिलाफ विरोध की आग फैलने लगी। जगह जगह हिंसक दंगे भड़क उठे, दुकानें बंद करवाई गईं और हर तरफ सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, इंकलाब जिंदाबाद। और जनता में आक्रोश था भारत के सबसे महान नौजवान क्रांतिकारी की शहादत का, जिन्हें ब्रिटिश ने 3 दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 के दिन फांसी पर चढ़ा दिया था। हम बात कर रहे हैं शहीद वीर भगत सिंह की, जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत भारत का सबसे खतरनाक क्रांतिकारी मानती थी, जिनका नाम सुनकर अंग्रेज थर-थर कांपने लगते थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ हथियार उठाए बल्कि अपनी कलम से देश भर के युवा क्रांतिकारियों में स्वतंत्रता को लेकर एक नई उमंग पैदा की। वो कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सिर्फ 23 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स को घुटने पर टेकने पर मजबूर कर देने वाले और इंकलाब जिंदाबाद नारा लगाकर खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद आजम भगत सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि वीर भगत सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या गलती से कर दी थी और असल में उनका टारगेट कोई और था। लेकिन कौन और वो क्यों असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह नहीं भागते हैं और कैसे थे उनके जीवन के आखिरी क्षण, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हर भारतीय उनकी याद में कमेंट बॉक्स में इंकलाब जिंदाबाद जरूर लिखे। 27 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नाम के गांव में एक सिख परिवार में एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो आगे चलकर अंग्रेजों की नींव हिला देने वाला। नाम था भगत सिंह, जिसकी जन्म के वक्त ही उसके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ब्रिटिश हुकूमत के कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध करने की वजह से जेल की सलाखों के पीछे थे। यानी भगत सिंह ने जन्म ही उस माहौल में लिया जहां घर की हवा में ही क्रांति की खुशबू थी। देशभक्ति, बलिदान और साहस जैसे शब्द उन्हें किताबों से नहीं बल्कि घर से मिले थे। तभी तो महज 5 से 6 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ विद्यावती कौर से साफ कह दिया, मैं उस स्कूल में नहीं जाऊंगा जहां अंग्रेज का असर है। और फिर उन्होंने चुना दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल, जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृत और क्रांति की सोच से जुड़ी थी। इसी स्कूल में उन्होंने 1919 आते आते अपनी महज 12 साल की उम्र में सोशल इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म पर 100 से ज्यादा किताबें पढ़ ली थी। वे अपनी उम्र से कहीं आगे सोचते थे, लेकिन उन्हें आजादी का असली महत्व समझ आया। 13 अप्रैल 1919 के दिन जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों पर ब्रिटिश जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवा दी। इस नरसंहार में करीब 1500 से ज्यादा मासूम लोग एक दिन में ही शहीद हो गए, जिनमें बूढ़े, बच्चे और औरतें भी शामिल थीं। और जब भगत सिंह को इस घटना का पता चला तो 40 किलोमीटर पैदल चलकर वो जलियांवाला बाग पहुंचते। वहां उन्होंने खुद से सनी मिट्टी उठाई, एक शीशी में भरी और उसे घर ले आए। बहन ने पूछा, इतनी देर कहाँ थे? तब भगत बोले, ये मिट्टी नहीं, शहीदों का लहू है और मैं इस लहू का बदला जरूर लूंगा। अंग्रेजों को हमारे देश से खदेड़ के ही दम लूंगा। अब भगत सिंह आजादी की लड़ाई लड़ना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई राह नहीं दिख रही थी। तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे बाकी महान क्रांतिकारियों की तरह ही उन्होंने भी गांधी का साथ देने का फैसला लिया, जिन्होंने 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। गांधी ने कहा था, हम हिंसा से नहीं अहिंसा से लड़ेंगे।
न भारत अंग्रेजों के बनाए स्कूलों में पढ़ेंगे, न उनके बनाए कपड़े पहनेंगे, हम सिर्फ स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। भगत सिंह को यह रास्ता सही लगा, शांत लेकिन असरदार। जिन्होंने लाहौर में इस आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया, वे अंग्रेजों को खुलेआम ललकारते थे, उनकी छपी हुई किताबें और अखबारों को जलाते और लोगों को जागरूक करते। अगले 2 सालों में अंग्रेजों की कमर टूटने लगी, भारत की मिट्टी से उनका भरोसा हिलने लगा। भगत सिंह को भी लगने लगा था कि अब आजादी बस कुछ कदम दूर है। लेकिन तभी 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ, जिसमें गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के चलते गांधी जी ने पूरा आंदोलन वापस ले लिया। बस यहीं से भगत सिंह का गांधी जी से भरोसा टूट गया और उन्होंने गांधी जी से अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। बलिदान रास्ता वो लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे। पढ़ाई में उनकी पकड़ भी कम नहीं थी, बल्कि वह उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, गुरमुखी और संस्कृत जैसे कई भाषाओं को जानते थे और बोलते थे। लेकिन साल 1923 में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर आजादी के संघर्ष में खुद को झोंक दिया। वीर भगत सिंह यह अच्छे से जानते थे कि अगर आजादी चाहिए तो उन्हें अपने जैसे लाखों युवाओं को संघर्ष के मैदान में लाना होगा। इसलिए साल 1926 में उन्होंने लाहौर में कीर्ति किसान पार्टी ज्वाइन की। यह पार्टी कीर्ति नाम की एक मैगजीन छपा करती थी। जब भगत सिंह को एक हथियार मिल गया, कलम, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इतने तीखे लेख लिखने शुरू किए कि हर पंक्ति पढ़कर लोगों का खून खौल उठा। जो देख अंग्रेजी हुकूमत खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी, इसलिए वो कैसे भी करके भगत सिंह की आवाज बंद करवाना चाहते थे। इस बीच एक बार अंग्रेजों ने उन्हें पर्चे बांटते हुए गिरफ्तार कर लिया था और कोर्ट में केस चलाया। ब्रिटिश की अदालत भी भगत सिंह को आजाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बेल के लिए 60,000 रुपए की मांग की। आज से करीब 100 साल पहले 60,000 रुपए का मूल्य आज के लाखों रुपए जितना होता था। इसलिए कोर्ट को लगा कि अब भगत सिंह जेल में सड़ते रहेंगे, मगर भगत सिंह के पिता ने जैसे तैसे करके 60,000 रुपए का बंदोबस्त किया और बेल दिलवाई। लेकिन रिहा होने के बाद भी भगत सिंह नहीं रुके। उन्होंने लेख लिखना और भी ज्यादा धारदार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम से अपनी एक अलग क्रांतिकारी पार्टी भी बना ली। वही दूसरी तरफ देश में क्रांति की एक और चिंगारी सुलग रही थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कुछ वीर ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। अंग्रेजों की ट्रेन लूटी ताकि उससे मिली रकम से हथियार खरीदे जा सकें, लेकिन बदले में अंग्रेजों ने अपना असली चेहरा दिखाया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और 2 साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाकी 16 क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास में डाल दिया गया, जो देखकर भगत सिंह का मन और बेचैन हो गया। HRA के प्रमुख वीर चंद्रशेखर आजाद से वह मिलने पहुंचे और अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा को HRA से जोड़ने की बात रखी। चंद्रशेखर भी भगत सिंह के इस प्रस्ताव पर सहमत हुए और दोनों पार्टीज पर का विलय कर दिया गया और यहीं से जन्म हुआ भारत के सबसे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उसी साल भारत आया साइमन कमीशन, एक ऐसा आयोग जो भारत पर फैसला लेने आया था, लेकिन जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। लाहौर में जब इसका विरोध हुआ तो नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। तभी ब्रिटिश एसपी जेम्स स्कॉट ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज का आदेश दिया। उसने खुद लाला जी का भी निशाना बनाया और उन्हें तब तक पीटा जब तक वो लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर गए। तभी लाला जी गरजे, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत में कील हो गई है, और 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो गए। इस घटना ने पूरे देश के क्रांतिकारियों को झकझोर दिया। 10 दिसंबर को लाहौर में गुप्त बैठक हुई, जिसकी अगुवाई दुर्गा भाभी ने की। वो फैसला हुआ कि बदला लिया जाएगा और ये जिम्मेदारी भी ली भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल ने। इस कोर्ट को मारने की योजना बनाई गई, जगह तय की गई, गाड़ी नंबर भी मिल चुका था और जयगोपाल को पहचान की जिम्मेदारी दी गई, जो थाने के बाहर तैनात था। लेकिन मुश्किल ये थी
कि उसने इस कोर्ट को कभी देखा ही नहीं था। उस दिन किस्मत ने करवट ली, स्कॉट छुट्टी पर था, उसकी माँ इंग्लैंड से आ रही थी और वो उसे लेने स्टेशन चला गया। तभी थाने से बाहर निकला दूसरा अंग्रेज अफसर, असिस्टेंट एसपी जेपी संडार्स जयगोपाल ने उस स्कॉट समझ लिया और इशारा कर दिया। भगत सिंह और राजगुरु तुरंत मौके पर पहुंचे। जैसे ही संडर्स अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे थे, राजगुरु ने जर्मन माउजर से उन पर गोली मार दी। भगत सिंह चिल्लाते रहे, नहीं स्कॉट नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भगत सिंह ने 3 गोलियां चलाई और संडर्स को वहीं ढेर कर दिया। पूरा शहर दहल उठा। संडर्स की हत्या की खबर आग की तरह फैली। हर नौजवान के दिल में भगत सिंह और उनके साथियों के लिए इज्जत और जुनून बढ़ने लगा। इधर ब्रिटिश लाहौर में भगत सिंह को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे। ऐसे में वहां से निकलना जरूरी था। तभी उन्होंने दुर्गा भाभी से मदद मांगी। उन्होंने एक जेंटलमैन का वेश बनाया। दुर्गा देवी उनकी बीवी बनी और राजगुरु नौकर। फिर तीनों लाहौर से ट्रेन में बैठकर कोलकाता पहुंच गए और फिर वहां से आगरा। अब उन्हें ब्रिटिश के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाना था। उन दिनों असेंबली में 2 बिलों पर चर्चा होनी थी। पहला था पब्लिक सेफ्टी बिल, जो सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तारी करने का अधिकार देता था। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसमें मजदूर संगठनों को हड़ताल करने की मनाही थी। यह दोनों बिल सीधे जनता की आवाज को दबाने के लिए लाए जा रहे थे। भगत सिंह ने इस बिल के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। सोचिए, सिर्फ 22 साल का एक नौजवान अपनी मौत की कहानी खुद लिख रहा था। उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को साथ लिया और दोनों ने मिलकर लो इंटेंसिटी का बम बनाया। 8 अप्रैल, जिस दिन ये बिल असेंबली में पेश होने वाले थे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की कमीज और शर्ट्स पहनकर सेंट्रल असेंबली में पहुंचे। भगत सिंह ने बहुत सावधानी से वहां बम फेंका जहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। जैसे ही बम फटा, पूरे हॉल में काला धुआं फैल गया और भगदड़ मच गई। उसी वक्त दर्शन गैलरी से पंप प्लेट उड़ने लगे, जिन पर लिखा था, बैरों को सुनने के लिए ऊंची आवाजों की जरूरत होती है। इसके बाद दोनों ने जोर जोर से नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद। उस वक्त वहां भगदड़ मच गई, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये दोनों भागे नहीं, बल्कि खुद को ब्रिटिश पुलिस के सामने गिरफ्तार करा दिया। भगत सिंह जानते थे कि यह गिरफ्तारी उनके जीवन का अंत बन सकती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उनका मानना था कि मेरे खून का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह पर असेंबली बम केस और संडर्स की हत्या को लाहौर कांस्पिरेसी केस चलाया गया। जब तक फैसला नहीं आया तब तक उन्हें जेल में रखा गया, लेकिन जेल में रहकर भी भगत सिंह आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने सबसे पहले जेल में भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच हो रहे भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल की। फिर जेल में रहते हुए 2 सालों में 300 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली। वो क्रांतिकारी लेख भी लिखा करते थे ताकि जेल के बाहर युवा जागरूक बने रहें। वो कहते थे, राह का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आजाद हूँ। फिर 7 अक्टूबर 1931 जब ब्रिटिश अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा तय हुआ, 24 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दी जाए। यह खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन भगत सिंह की आंखों में डर की बजाय चमक थी। उन्होंने कहा था, वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। इधर देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। जैसे जैसे फांसी की तारीख पास आ रही थी, देश की जनता और आक्रामक हो रही थी। ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई। उन्हें डर था कि कहीं जनता जेल पर हमला न कर दे, इसलिए आनन फानन में उन्होंने फांसी की तारीख एक दिन पहले कर दी। 23 मार्च 1931 जब पुलिस अधिकारी भगत सिंह को फांसी पर ले जाने आए तो वे खुशी खुशी चल दिए। उन्होंने रस्सी बंधवाने और आंखों पर पट्टी डालने से भी मना कर दिया। वो अपनी मां को वचन दे चुके थे कि फांसी के तख्ते पर चढ़ते वक्त इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। कांग्रेस सचिव पिंडी दास बताते हैं कि मेरा घर लाहौर जेल के बिल्कुल बगल में था और जब भगत सिंह ने नारा लगाया इंकलाब जिंदाबाद, तो उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि जेल की दीवारों पार करके
सीधे मेरे कानों तक सुनाई दी। इस तरह भगत सिंह माता के इस वीर सपूत को वीरगति प्राप्त हुई और उनके इस बलिदान ने भारत के युवा क्रांतिकारियों में आजादी के लिए एक अलग जोश और जुनून भर दिया था। और यह जोश तब तक शांत नहीं हुआ जब तक देश को आजादी नहीं मिली। मित्रों, भगत सिंह की शहादत के बाद देश भर में गांधी जी के खिलाफ खूब नारे लगे, क्योंकि लोगों को लगा कि गांधी जी चाहते तो उन्हें बचा सकते थे। उस वक्त गांधी इराविन समझौता कर रहे थे, जिसमें कई राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात हुई, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम उस समझौते में नहीं था। जनता को ये बात चुभ रही थी। उन्हें लगा कि गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह को नहीं बचाया, जबकि देश भर में उनकी फांसी रोकने की मांग हो रही थी। इसके अलावा गांधी जी और भगत सिंह के रास्ते भी अलग थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन भगत सिंह ने क्रांति और संघर्ष का रास्ता चुना। शायद यही कारण था कि गांधी जी भगत सिंह की विचारधारा से सहमत नहीं थे और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश भी नहीं की। इसी वजह से लोगों का गुस्सा गांधी जी पर फूटा और जगह जगह उनके खिलाफ नारे लगे। तो यह थी शहीद आजम भगत सिंह की कहानी, जो आज भी हमें इंकलाब जिंदाबाद। हमें कमेंट में बताइए कि अगर भगत सिंह जीवित होते तो क्या भारत की आजादी कई साल पहले ही मिल जाती, या फिर आप गांधी जी वाले अहिंसक रास्ते के समर्थक हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें